हेलो फ्रेंड्स, आओ पढ़ लें थोड़ा बहुत अब। तो मेरा नाम है, फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ सनी यादव एंड आई एम परसुइंग माई बीटेक फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर पंजाब। तो मैं एक आपके लिए फुल कोर्स की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लास 10th और 9th की फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर और एनसीईआरटी के हिसाब से 12th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो चैनल है फन इन पाठशाला, उस पर हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स की 9th और 10th की क्लास तो अपलोड करेंगे, साथ में यूपी बोर्ड की 10th 11th 12th की मैथमेटिक्स हिंदी एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आओ हम चालू करते हैं। और मेरे बारे में कुछ भी जानना हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में सब कुछ बताया है, फिजिक्स मैथमेटिक्स किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे हमको ये पढ़ना है। ठीक है, तो उस वाली वीडियो को जाके देख लेना तुम लोग। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम आपको बता दें, इसका जो बोर्ड में वेटेज होता है वो अच्छा खासा होता है आपके 10th क्लास के। ठीक है, और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आती कहाँ से है। ये आप जो सुखद अनुभव महसूस कर रहे हो ना, पंखे का, एसी का, कूलर का, और ये अपने मोबाइल को चार्ज करके पबजी खेलने का, ये सुखद अनुभव आखिरकार कहाँ से जनरेट होता है। जब अगर फ़ोन को चार्ज नहीं करोगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो पबजी खेल पाओगे क्या? नहीं ना। तो इसको चार्ज करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सब ने अपने घर के बाहर लंबे लंबे खंबे देखे होंगे, इलेक्ट्रिक पोल, जिन पर पतले पतले वायर लगे रहते हैं। ठीक है, अगर हाईवे पर गए होंगे तो इनसे भी लंबे ज़्यादा खंबे देखे होंगे, और उन्हीं खंभों पर इनसे भी ज़्यादा मोटे वायर्स देखे होंगे। अगर आप गांव के साइड गए होंगे, किसी मतलब खाली एरिया के साइड, तो आपने ट्रायंगुलर टाइप वो देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल, जिस पर बहुत मोटे मोटे वायर्स डले हुए होते हैं। तो ये वायर्स एक्चुअली आ कहाँ से रहे होते हैं? ये आ रहे होते हैं आपके पावर प्लांट से, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आ रहे होते हैं। ये अपना इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, मान लीजिए कहीं पे, वहाँ से ये वायर मोटे मोटे होकर आ रहे होते हैं। फिर जैसे ही आपके घर में आके ये बहुत पतले हो जाते हैं, मीन्स 220 वोल्ट की सप्लाई लेके आते हैं। लेकिन अपने इंडिया में 220 वोल्ट की सप्लाई लेके आते हैं, लेकिन इन वायर्स में से कैसे कैसे चार्ज फ्लो होता है, उसी की वजह से आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से। तो ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि इतने लंबे मोटे वायर क्यों लगाए जाते हैं, पतले वायर बाद में देखेंगे। अभी आप ये समझ लो, आपके घर पर लाइट आ चुकी है और आप पंखे, एसी, कूलर का सुखद अनुभव उठा रहे हो। तो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है। तो आप लिख सकते हो इधर, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, टिंग टिंग, इन विच इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। ठीक है, मॉडर्न टाइम। तो इस आधुनिक जगत में ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों भाई? अगर घोड़े को चने खिलाएंगे तभी तो घोड़ा दौड़ेगा ना। तो इसी तरीके से इन सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में एनर्जी भरने का काम जो करती है वो है अपनी इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी की वजह से ये सब डिवाइसेस चल रही हैं, अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट, अच्छा ये सारे पॉइंट जैसे लिखा रहा हूँ, अगर वैसे ही डेफिनेशन के तौर पे लिख के आओगे ना तो मास्टर अच्छे मार्क्स देंगे आपको बोर्ड में। तो सेकंड पॉइंट लिख दीजिए, चार्ज फ्लो इन आ कंडक्टर, यानी मेटेलिक वायर। ठीक है, मेटेलिक वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा सर, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। ये सर चार्ज क्या होता है? सब्र रखो, थोड़ा नेक
सब्र रखो, अभी बताया जाएगा आपको चार्ज क्या होता है। तो अभी आप समझ लीजिए, एक मेटेलिक वायर है, जैसे अभी मैंने सारे वायर बताए थे इलेक्ट्रिक पोल से लगे हुए होते हैं, उनके अंदर एक चार्ज फ्लो होता है, वही चार्ज आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो चार्ज के फ्लो होने के कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और चार्ज किस में फ्लो होता है? कंडक्टर में। ये भी आपको बताया जाएगा, सब्र रखो। कंडक्टर यानी मेटेलिक वायर, ठीक है। और भी सारे बहुत कुछ होते हैं कंडक्टर। और इसके यूजेस कहाँ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? भैया यूजेस तो आप सब जानते हो, होम में यूज होती है, इंडस्ट्री में मशीन्स चलाने के लिए, रन करने के लिए यूज होती है, ट्रांसपोर्ट में आप जहाँ जाते हो इलेक्ट्रिक बस का इस्तेमाल करके, ट्रेन्स का इस्तेमाल करके, वहाँ सब जगह ये यूज होती है, ठीक है। अब आते हैं इसके टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। देखिए 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अरे सर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। शब्द खुद कह रहा है कि मुझे पहचानो। तो स्टैटिक का मतलब है चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है, रिमेन्स एट रेस्ट। जिसमें चार्ज तो हो पर वो रेस्ट में हो, उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा तुरंत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल तुरंत देने वाला हूँ, बस 1 मिनट का सब्र रखो। सब्र का फल मीठा होता है। दूसरा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी वही इलेक्ट्रिसिटी है जो आपके घर में, आपकी टीवी को चलाने के लिए, आपको मोबाइल को चलाने के लिए, आपकी इंडस्ट्रीज में मशीन को चलाने के लिए आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? चार्ज फ्लो इन द वायर, चार्ज फ्लो इन द वायर। और दूसरी लिख लो, और चार्ज आर इन मोशन, ठीक है। इसमें रिमेन्स एट रेस्ट था, इसमें चार्ज आर इन मोशन, ठीक है। चार्जेस आर इन मोशन मतलब चार्ज इसमें मूव करते हैं, ठीक है। तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो एग्जांपल है वो आप लिख लीजिए, यही होम में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, घर में और इंडस्ट्रीज में। ये जो सब पढ़ने वाले हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स। आपको मैं ले चलता हूं उस बचपन के दौर में जब तुम स्केल को सर से रगड़कर छोटे छोटे पेपर जो हैं उठाते थे कागज के। तो भैया वो कैसे उठते थे? आप समझते होंगे ये तो मिरेकल है, ये तो मतलब मैजिक है एकदम। पर भैया वो बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, वो मैजिक नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक जो है फिजिक्स है, जो कि आज आपको पता चलने वाला है। तो क्या है उसके पीछे का लॉजिक? जब कभी भी आप स्केल या कॉम्ब अपने ड्राई हेयर से रब करते हो तो उसके रब करने से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो जाता है कंघे पर या स्केल पर। जैसे ये मेरा कॉम्ब, ठीक है, या स्केल मान लीजिए, ठीक है, स्केल। पहले ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ये चार्ज नहीं है पहली कंडीशन में, ठीक है, न्यूट्रल। लेकिन जब मैंने इसको सर से रब किया, अपने बालों से रब किया, ठीक है, तब इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर हो गया फ्रिक्शन की वजह से, रब करने की वजह से, तो ये चार्ज हो गया। अब यहाँ छोटे छोटे पेपर के टुकड़े पड़े थे, तो इसने चार्ज होके, ये पेपर के टुकड़े तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इसे रब करने के बाद ये हो गया चार्ज, लिख लेना, ठीक है, रब के बाद चार्ज। तो इसने तुरंत न्यूट्रल पेपर को उठा लिया ऐसे करके, खटैक, बस यही इसके पीछे का लॉजिक है। लेकिन हम बचपन में समझते थे कि ये तो भैया मैजिक है, सर से बालों से अपने स्केल या कंघा रगड़ो और बस टिनी पीसेस ऑफ पेपर्स को उठा लो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक आज आप समझ गए होंगे। आज इसके लॉजिक को मैंने एक्सप्लोर कर दिया है आपके सामने, ठीक है। तो इसके अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उसी चार्ज को बोलते हैं हम स्टैटिक चार्ज, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और सेकंड एग्जाम्पल क्या है? एक एवोनेट रॉड होती है।
देख लेना आप। अगर एबोनेट रॉड को वूलन क्लॉथ के साथ रब किया जाए तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें चार्ज ट्रांसफर हो जाता है और एबोनेट रॉड जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो एबोनेट को अगर वूलन के साथ रब करा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये बात बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, उनकी वजह से पता चली कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, जिसमें मैंने पहला एग्जांपल आपको ये बता दिया, एबोनेट रॉड और वूलन क्लॉथ। सेकंड एग्जांपल क्या है, इसमें जो ग्लास रॉड होती है ना, अगर उसको सिल्क के साथ रब किया है तब जो है आपकी ग्लास रॉड जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। तो दो तरीके के चार्ज हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिल्क रॉड के साथ वो ग्लास रॉड के साथ सिल्क को रब करा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख दीजिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिख लिया आपने स्टैटिक। और ये अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, पहले तो चार्ज हेडिंग डाल दीजिए। अभी चार्ज को अच्छे से समझाऊंगा, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। आप चार्ज तो समझ गए होंगे जो इलेक्ट्रिक वायर में फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ चार्जेस, अभी मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव। आप पूरी फुल फॉर्म लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या बताया था, जब कोई भी ग्लास रॉड को, ग्लास रॉड, ठीक है, रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, ये एक्सपेरिमेंट की वजह से पता चला है तो लिख दे रहा हूं, ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, सो ग्लास रॉड एक्वायर्ड, सो ग्लास रॉड एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब दूसरा नेगेटिव चार्ज क्या है, अगर एबोनेट रॉड हो, एबोनेट रॉड, ठीक है, एबोनेट रॉड रब्ड विथ किसके साथ, वूलन क्लॉथ, सो एबोनेट रॉड एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, रॉड एक्वायर्ड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज लिख लेना है इधर, नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये बात बता दूं, जैसे स्केल से हमने स्केल्स बालों से रब किया था, उसने टिनी पीसेस ऑफ पेपर उठाए थे, तो वो कौन सा था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके भी अंदर ये सिर्फ चार्ज होते हैं, लेकिन चार्ज इनके अंदर फ्लो नहीं होता, तो ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब आ जाते हैं हम मेन कॉन्सेप्ट पर, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का खेल क्या है सर। ये सर एक्सपेरिमेंट से समझ में नहीं आए, थियोरिटिकली भी प्रूफ करके दिखाओ। तो ये आपने नोट कर लिया। इसको प्रूफ करने से पहले मेरे को आपको एक चीज बतानी होगी, वो है एटम की दास्तां। तो एटम की दास्तां को डिस्कस करते हैं आज हम एक कहानी से। आपने ये बॉल्स जो ये पीछे दीवार लगी हुई है, ये बनते हुए देखा है क्या? हाँ सर देखा है। किससे बनती है मैं पूछी तो आप कहोगे सर ये तो ईंटों से बनती है। कैसे बनती है? ईंटों को मिलाते जाओ उससे सीमेंट से और लगाते जाओ, एक छोटी ईंटों से मिल मिल के दीवार पूरी बड़ी बन जाएगी। यानी एक ब्रिक से, आ जाओ यहाँ पे एटम की दास्तां समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। एक ब्रिक से मिल मिल के एक दीवार बन गई, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो इसके लिए ब्रिक क्या है? एक छोटा पार्ट। तो जाहिर सी बात है एक ब्रिक से दीवार बन रही है तो कोई कहीं ना कहीं ब्रिक भी किसी ना किसी चीज से बन रही होगी। तो ब्रिक मेड वॉल लिख लेना इधर, ठीक है, लिखो मत, ये तो समझा रहा हूँ बस आपको ऐसे ही। इसी तरीके से जो ईंट है उसको भी कोई छोटी चीज बना रही होगी, वो क्या है? सैंड पार्टिकल। मैं पूछूं सर ये ईंट कैसे बनती है? पता नहीं सर ये ईंट मालूम है कैसे बनती है? जब सैंड पार्टिकल्स को गीला कर लिया जाता है और उसकी कैविटी के अंदर डाल के भट्टे में पका दिया जाता है तो वो ईंट बन जाती है। यानी ईंट किससे बनी? सैंड पार्टिकल से, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी दीवार है वो सैंड पार्टिकल्स की है, क्योंकि दीवार किसकी है? ईंट की। ईंट किसके हैं? सैंड पार्टिकल्स के। तो हम कह सकते हैं ये जी दीवार है वो सैंड पार्टिकल्स की है। अब जो तीसरा पॉइंट आता है, सर ये सैंड पार्टिकल से जब ईंट बनती है तो सैंड पार्टिकल्स किससे बनते हैं? तो सैंड पार्टिकल्स तो सर बहुत छोटे होते हैं, क्या ये भी किसी चीज़ से मिलके बनते हैं? जी हाँ, ये मिलते हैं एटम से।
जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तब एक पार्टिकल बनता है, ठीक है। तो ये किससे बनते हैं, बहुत छोटे छोटे एटम, इनको नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। यानी ऐसा समझिए एटम वो चीज होती है जैसे कि कोई पेपर है, उसका तुमने टुकड़ा किया, बहुत छोटे छोटे टुकड़े किया जाए, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया, एक समय बाद उसके टुकड़े बिल्कुल बंद हो जाए होना, उसी को बोल देते हैं हम एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है, ऐसे लिख लेना। एटम जो है बड़ी ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की। तो सब कुछ जो भी है अपनी दुनिया में वो सब कुछ एटम से मिलके बनता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो केमिस्ट्री में हमें सिर्फ इतना ही समझना है, एटम। तो अब ये एटम चार्ज कैसे होता है, क्योंकि हर चीज में जब एटम है, कोई भी चीज चार्ज करनी है तो सारे एटम्स को चार्ज कर दीजिए, वो पूरी चीज चार्ज हो जाएगी। मतलब जैसे कि मेटेलिक वायर को चार्ज करना है तो उसमें एटम्स जो होंगे उसको चार्ज कर दो सर। तो ये है, मैं एक एटम ले रहा हूँ आपको चार्ज समझाने के लिए। तो ये मैं लेता हूँ ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो ये है ऑक्सीजन का एटम। अभी मैं एटम के अंदर क्या क्या होता है बताता हूँ। देखिए ये होते हैं ऑक्सीजन एटम के सेल 3, ठीक है। सेल्स बहुत सारे होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन्स, वो किस तरीके से फिल होते हैं ये आपके केमिस्ट्री के टीचर बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और एक इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन। होती तो बहुत चीज़ें इसमें, लेकिन मैं आपको मतलब की बताता हूँ। इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन अभी बताऊंगा। इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन होते हैं, सेल्स हो गया। अब होते हैं इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं ये आप केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले सेल में, ठीक है। इसमें 4 आएंगे, 1 2 3 4 दूसरे में। अब इसमें 8 की कैपेसिटी है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कितना होता है 8। तो 8 नंबर होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी इसमें, 1 2 3 4 5 6। सर 2 और बचे, तो 2 इस वाले सेल में आ जाएंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल में आ गए। अब बात आती है कि सर ये अपने ऑक्सीजन एटम को पूरा बना तो दिया, ये चार्ज कैसे होता है। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं ई नेगेटिव से, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन को, ये इसकी कहानी चल रही है। इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूँगा, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और प्रोटॉन को P+। ये प्रोटॉन है, P+ अंदर इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत छोटा है ये न्यूट्रॉन, इसीलिए ये मैंने इनलार्ज करके बना दिया है एक एटम को। तो आपको अब मैं ये बताता हूँ कि फाइनली ये चार्ज कैसे होता है। देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो प्रोटॉन है वो अंदर फिक्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को अंदर बाहर निकाला जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसमें प्रोटॉन क्या रहते हैं, फिक्स, लिख लीजिए। और इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, मूवेबल, यानी मूवेबल लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। अगर हमें कोई भी एटम चार्ज करना है, अगर हमें कोई भी एटम चार्ज करना है तो कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। अगर मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसमें पहले प्रोटॉन कितने हैं, 8। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, वो हैं इसमें 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7। और प्रोटॉन कितने थे, 8। अरे सर एक प्रोटॉन ज़्यादा है एक इलेक्ट्रॉन से, पर प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो गए 7 और प्रोटॉन हो गए 8। हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहाँ लिख लीजिए आप, इफ 1 इलेक्ट्रॉन remove from atom, if 1 electron remove from atom it get positive charge, ठीक है, it get positive charge। और चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, ठीक है। 1 प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है ये याद कर लेना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस में।
ये आपको याद करनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। अच्छा सर, तो इसमें से ये चार्ज हो गया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं? जी हाँ, अगर इसमें से 2+ मतलब 2 प्रोटॉन चार्ज करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे। और हमारे पास प्रोटॉन कितने बचे? 8। तो प्रोटॉन ज़्यादा है ना इसमें 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 6 प्रोटॉन बचे, वो 8 प्रोटॉन बचे, तो ये 2 प्रोटॉन चार्ज हो गया। क्योंकि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है तो कोई भी एटम क्या होता है? न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल होता है वो एटम। तो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो वो 2 भी चार्ज हो जाएगा, 2 प्रोटॉन भी चार्ज हो जाएगा। तो सर ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे नेगेटिव चार्ज कैसे करें? क्या प्रोटॉन बाहर निकाल दें, जिससे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा बैठेंगे और प्रोटॉन कम हो जाएंगे? नहीं बुड़बक, नहीं, प्रोटॉन को बाहर नहीं निकालते, क्योंकि प्रोटॉन तो फिक्स है। इलेक्ट्रॉन को ही अंदर या बाहर डाला जा सकता है। अगर किसी भी एटम को नेगेटिव चार्ज करना है, ठीक है, किसी भी एटम को नेगेटिव चार्ज करना है तो उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके आइए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी और है? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 8। अगर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे डालने के बाद? 9, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे तब ये न्यूट्रल था। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन से बड़ी होगी, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो इस बात से आप ये समझ गए होंगे, इफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अंदर डालेंगे तो इट गेट नेगेटिवली चार्ज। लिख लेना आप अपने हिसाब से, हैं, इलेक्ट्रॉन गेट इनसाइड द एटम, इट गेट नेगेटिवली चार्ज, लिख लो। तो सर ये नेगेटिव चार्ज होना सीख गए, पॉजिटिव चार्ज होना सीख गए। तो बस इसी तरीके से एटम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता रहता है। और एटम बहुत सारे होते हैं अपने किसी भी ब्लॉक में, जैसे इस दीवार में, इस मेटेलिक वायर में, तो यही एटम चार्ज होते हैं और यही चार्ज जो है मूव करता है। इसी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम चार्ज की, ये जो चार्ज है इसकी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यहाँ पर लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या क्या होती हैं सर? बड़ी ही इंटरेस्टेड हैं। पहली लाइक चार्ज, दूसरी अनलाइक चार्ज। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज। दूसरी, सर इसका खेल क्या है? ये क्या है लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज? देखिए, लाइक का मतलब होता है एक जैसा। हमारे पास चार्ज कितने हैं? 2, यानी एक जैसा मतलब सेम चार्ज। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सेम चार्ज भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। और अनलाइक चार्ज का मतलब होता है अपोजिट चार्ज, मतलब दोनों से अपोजिट, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन लाइक चार्ज सेम चार्ज का मतलब क्या है? हमारे पास दो चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव सेम होगा या नेगेटिव सेम होगा। इसको नोट कर लो, मैं रफ करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ये रफ हो चुका है, ठीक है, अच्छा साफ हो गया। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर लाइक चार्ज पर सेम चार्ज होते हैं। तो इसका सेम चार्ज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये दोनों सेम होते हैं। इन दोनों का सेम नेचर होने के कारण ये एक दूसरे से रिपल करते हैं। यानी कोई भी दो एक जैसे लोग हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, सीधी सी बात है। इस चार्ज के केस में रियल केस तो अभी यहाँ पर महसूस होगा आपको, ठीक है। सो सेम यहाँ पे लिख सकते हो आप, सेम चार्ज इट इज रिपल ईच अदर, ठीक है। सेम चार्ज रिपल ईच अदर, इधर लिख लो पहला पॉइंट, सेम चार्ज रिपल ईच अदर। अब बात आती है सर अनलाइक चार्ज क्या है। अनलाइक चार्ज होते हैं अपोजिट चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। खेल यहाँ चालू होता है।
आप ये समझिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से समझिए इसको, जैसे नेगेटिव चार्ज लड़की है और पॉजिटिव चार्ज लड़का है। मतलब जैसे लड़का लड़की को देखकर अट्रैक्ट होता है, सेम उसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। डिपेंड करता है इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है। बात वही है कि लड़की सुंदर कितनी है, जितनी ज़्यादा लड़की सुंदर उतनी जल्दी लड़के अट्रैक्ट होते हैं, या उल्टा कह लो लड़का जितना ज़्यादा सुंदर लड़की ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये नेचुरल है यार। पर बात ऐसी है सुंदर को समझ लो वैल्यूएबल, मतलब नेगेटिव चार्ज की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी पॉजिटिव चार्ज उतनी ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होगा। लेकिन हमको अगर अट्रैक्शन से दूरी बनानी है, अपना उज्जवल भविष्य बनाना है, इन चीज़ों में नहीं पड़ना, तो जितना सुंदर लड़का ही लड़का उतनी ज़्यादा दूरी बनाए रखो, क्योंकि हमें अट्रैक्ट नहीं होना। हमें आगे 10th के पेपर देने हैं, फिर 12th के देने हैं, ऐसे ही बहुत सारे पेपर देने हैं, ठीक है। इसीलिए अपना ध्यान मत भटकाओ, पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगाओ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जितनी ज़्यादा खूबसूरती उतने ज़्यादा दूर जाओ, ठीक है, क्योंकि हमको अट्रैक्ट नहीं होना, ये तो नेचर की टेंडेंसी है कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब अनलाइक चार्ज हो गया, लाइक चार्ज हो गया। अब इसके बाद चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? चार्ज को इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, ठीक है, इधर लिख लेना, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। मतलब जैसे आपका उपनाम है उसी तरीके से चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरा नाम सनी है, घर पे मेरे को सोनू बुलाते हैं, ऐसी शॉर्ट में इसको क्यू बुला देते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, यही समझा रहा हूँ, इसके बाद एसआई यूनिट वगैरह कहीं नहीं बताऊँगा। इट्स एसआई यूनिट इज़ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज लिख लो यहाँ, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इसकी कूलॉम COU, इसकी कूलॉम जो है एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब 1 किलोमीटर हम रोड पर चले, लेंथ की बता रहा हूँ, ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। अगर आप इंडिया में भी मीटर बोल दो और बाहर भी मीटर बोल दो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे US, चाहे जर्मनी, चाहे जापान, तो सब समझेंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनली फिक्स है। घर की यूनिट नहीं है कोई, जैसे US में यार्ड बोल देते हैं लेंथ को, यहाँ पे फीट बोल देते हैं, तो उस तरीके से नहीं है। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। अगर कहीं पे जाना है, कुछ भी चीज़ खरीदनी है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज़ करते हैं, मीटर। और यहाँ जैसे कि लेंथ की मीटर और इसकी कूलॉम। तो ये कूलॉम क्या है, रिप्रेजेंट क्या करता है? जैसे आप दुकान पर जाइए, किसकी पर? उसी की पर, परचूनी वाले की तो उससे आप चीनी खरीदते हो, किस में खरीदते हो? किलोग्राम में, ग्राम में। इसी तरीके से दूध खरीदते हो तो किस में खरीदते हो? लीटर में, मिलीलीटर में। सेम इसी तरीके से चार्ज को कूलॉम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर तुम कहीं पे जा रहे होगे कोई सर्किट खरीदने के, मुझे इतना कूलॉम का चार्जर दो, मतलब मुझे इतने एम्पियर का चार्जर दो, उसमें एम्पियर जो है करंट की यूनिट है, तो इतने कूलॉम चार्ज फ्लो करे, तो चार्ज की यूनिट बतानी पड़ेगी आपको। अब आपसे कोई पूछे, कोई क्या पूछे, चार्ज तो ख़त्म हो चुका, ठीक है सर। हाँ, मैंने आपको वहाँ प्रोटॉन की वैल्यू बताई थी ना, 1 प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम थी वो, ठीक है। अब इसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू सेम होती है, पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसका साइन जो है माइनस में होता है। -19 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू, 0.0000019 बार लगाओ तब जाके एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कूलॉम के बराबर होती है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं सर इसका एक फॉर्मूला भी है जिसका नाम है Q = NE, ठीक है। तो ये क्या है? Q क्या है? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ये। तो हम कहने का मतलब ये फॉर्मूला क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये फॉर्मूला ये बताएगा आपको कि किसी भी मेटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, या अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा हो
और इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है। तो आप आंख बंद करके बता देना कि उसमें आपका कितना कूलम्ब चार्ज बह रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अभी आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। वेयर इज माई पेपर, ओ यस, रफ तो किससे करूँ, एक मिनट, जस्ट ये गिर गया है इधर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो नंबर बताइए। तो आप इससे क्या समझे, आपको गिवन क्या है, तो क्वेश्चन करने का तरीका इधर ये लिख लीजिए। गिवन क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, आपके पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू NE, ठीक है। कैसे यूज पता चला है कि इसमें यही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि आपको Q दे रखा है चार्ज और E दे रखा है, आपको N पूछा है, सीधे लिख लीजिए। फाइंड क्या, गिवन क्या है आपको, चार्ज यानी Q कितना दे रखा है, 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से आपको पूछा क्या है, फाइंड क्या करवा रहा है, यहाँ लिख लीजिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब N की वैल्यू पता करवा रहा है। तो फॉर्मूला लगाइए सीधे, Q इक्वल्स टू NE। इसको लगाने के बाद Q की वैल्यू क्या होती है, 1 कूलम, और ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है सर। अब यहाँ पर N का भी तो मल्टीप्लाई होगा, NE होता है ना, तो यहाँ N लिख लीजिए, N मल्टीप्लाई E। तो सर ये N कैसे निकालें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है आपने इसके नीचे, तो बस इसको 1.6 को नीचे ले जाइए, N निकल आएगा। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कूलम इक्वल्स टू N। अब सर इसको सॉल्व कैसे करें, आप यहाँ से पॉइंट हटा के 10 ले लो ऊपर, जब 10⁻⁻19 डिवाइड में है तो पावर ऊपर जाके प्लस में हो जाती है, तो इसको लिख लीजिए आप 10⁻19। अब इसमें से एक 10 इधर ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा सर 100, ये यहाँ से हट चुकी है, ठीक है, 100/16 इंटू 10⁻19 इक्वल्स टू N। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 36 तो ये लगभग 6.25, 16 से 6 बार कटेगा, पॉइंट आएगा, फिर 25 आ जाएगा, ठीक है। 6.25 इंटू 10⁻, यहाँ पर एक जो है 10 मैंने खिसका दिया ना इधर, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया ये। तो आप सवाल चटकाना सीख चुके हो, चार्ज दे रखा